वेलकम टू डिफा अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्लास नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, यूट्यूब में मेरा डाला हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रिकमेंडेशन यही है कि पहले उसको देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो में आप लोग वापस आना, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, मज़ा आ जाएगा एक एक टॉपिक पे। क्लियर है? चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किया आज हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 2 पे। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा भारी है, गला बैठा हुआ मेरा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 2 पे हम लोग आज बढ़ते हैं आगे, अपना गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्लास नंबर 2 में देखो एक्चुअली में हम लोग पार्टनरशिप जो पढ़ रहे, पार्टनरशिप में पहला जो चैप्टर है प्रैक्टिकल फॉर्म में वो है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको प्यार से हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। देखो पार्टनरशिप के बारे में जितना हमको मोटा मोटी लगा था कि आप लोग को थ्योरी बताना था वो सब हम बता दिए। बाकी बेसिक चीज़ आप लोग को फीचर्स, कंटेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट होता है, ये सब चीज़ आप लोग बी स्टडी में 11 में अच्छे से पढ़ के आए हो। इसलिए यहाँ पे हम वो सब चीज़ को फालतू में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो काम का बात चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में समझेंगे, क्या होता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे अलग होता है, ये सब पढ़ेंगे। इसका आज हम लोग पूरा डिटेल में फॉर्मेट भी पढ़ेंगे, फॉर्मेट के साथ साथ इसका हम लोग जनरल एंट्रीज भी सिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड होगा वहाँ पे हम एक दो सम्स भी आप लोग को कर करके दिखा देंगे। क्लियर है? ऑब्वियस सा बात है, पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो आप लोग को आएगा नहीं यूट्यूब में, क्योंकि उसके लिए परचेज करना पड़ता है क्लासेस वगैरह। ठीक है, तो जितना हम लोग का हो सकता है ये चैप्टर हम कोशिश करते हैं कि आप लोग का पूरा हम डाल देंगे। क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिफर्स करता है एक स्टेटमेंट या फिर एक अकाउंट बोल सकते हैं, अकाउंट ही लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिफर्स टू द अकाउंट which is generally prepared by the partnership firm। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाता है वो कौन बनाता है? पार्टनरशिप बिजनेस बनाता है। हम आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो 11 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो भी आप लोग पढ़े वेस्ट बंगाल के बोर्ड से, तो वहाँ पे हम लोग जितना भी अकाउंट्स पढ़े थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे भाई साहब? सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस में कैपिटल लगाया, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो लेकर के गया, और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में हम लोग उसका नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। यही सीखे हो, लॉस हो जाता था नेट लॉस, तो बैलेंस शीट में हम लोग लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस कर देते थे। यहाँ पे हम लोग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं पढ़ेंगे। पूरा 12 में अकाउंटेंसी में हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? पार्टनरशिप के बारे में और कंपनी के बारे में। किसके बारे में? पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग पार्टनरशिप के बारे में चल रहे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस वाला लोग को याद अच्छा से रखिए, पार्टनरशिप बिजनेस वाला लोग को एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट में आप लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या पढ़े थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन क्या किया था आप लोग? बैलेंस शीट बनाए थे। बस पार्टनरशिप में एक स्टेप बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एक और बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, देन उसके बाद क्या बनेगा? बैलेंस शीट। मतलब 4 स्टेप में आप लोग का पार्टनरशिप में अकाउंट्स बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है भाई साहब? तो पार्टनरशिप बिजनेस बनाता है। यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। किस लिए बनाता है? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में? तो सर पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। सर जो भी प्रॉफिट हुआ, देखो इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? जो भी प्रॉफिट होता था वो उसी बंदा का हो जाता था या बंदी का हो जाता था, वो जाकर के नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था कैपिटल में। लेकिन चूंकि यहाँ एक फर्म है, ये फर्म है XYZ फर्म, इसका ओनर कौन है? X है, Y है और Z है, तीनों है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगा 10 लाख रुपया, वो तीनों के बीच में बटेगा कि नहीं बटेगा? अब किसको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहाँ से पता चलेगा? हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। उम्मीद करते समझ में आया होगा आप लोग को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ये क्या है? एक्सटेंशन। याद रखिएगा, यहाँ से एक MCQs बन सकता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ डैश ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑप्शन में आप लोग का एक्सटेंशन वर्ड रहेगा। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेज या एक मरहला और आगे बढ़ करके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक स्टेप ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। ये एक कौन अकाउंट है भाई, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? तो आंसर इज नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये किससे बनता है, किसके बेसिस पे बनता है? तो ये आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर डीड जिसको बोलते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब रिटन फॉर्म में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डीड। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ही बनता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दीजिए। चलिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़, आप लोग को बहुत सारा जगह में ये सब चीज़ नहीं बताया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। लेकिन चूंकि आप लोग का सिलेबस अब एमसीक्यू बेस पे हो गया है तो हम लोग को एक एक डिटेल में आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। स्टेज मतलब क्या, हम अभी बताए आप लोग को कि नॉर्मल बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता था, ट्रेडिंग के जस्ट बाद। और ट्रेडिंग से हम लोग क्या निकालते थे भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों का निकलता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। तो ये भी जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो शुरू किससे होता है, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से। सर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखे, अरे ग्रॉस प्रॉफिट लिखे तो ऑब्वियस सा बात है ग्रॉस लॉस भी होगा, हर चीज़ लिखना ज़रूरी है नहीं ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तभी तो ये एक्सटेंशन है ना भाई साहब, कहाँ गया, क्लियर है। और ये शुरू किससे होगा, तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस से, क्लियर है। चलिए आगे, प्रिपेयर बाय, कौन बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर तरह का बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो HUF हो, हर तरह का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को PL अकाउंट बनाना पड़ेगा, PL अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन PL अकाउंट कौन बनाता है सिर्फ और सिर्फ, तो कौन बनाता है, तो सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस ही बनाता है, पार्टनरशिप फर्म ही बनाता है। तो इट इज़ मैंडेटरी किसके लिए, सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को PL अप्रो बनाने का ज़रूरत नहीं है। अरे अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बंटवारा करना, क्या करना, डिवाइड करना, बंटवारा करना, क्लियर है। तो एक इंसान अगर सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें क्या बंटवारा होगा, 2-3 इंसान रहेगा, पार्टनरशिप होगा तब ना बंटवारा होगा। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए मैंडेटरी है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है बनाने का, तो इसका मकसद है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद क्या है कि नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का या नेट लॉस कितना है बिजनेस का, वो पता करना बिजनेस का। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या मकसद है, तो इट इज़ प्रिपेयर फॉर एलोकेटिंग, एलोकेटिंग का मतलब ही होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। किस चीज़ का, नेट प्रॉफिट का अमंग द पार्टनर्स। अरे भाई जो नेट प्रॉफिट आया है ना आपका PL अकाउंट से, वो किस पार्टनर को कितना मिलेगा, X को कितना मिलेगा, Y को कितना मिलेगा या Z को कितना मिलेगा, ये कहाँ से पता चलेगा, PL एप्रोप्रिएशन से, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, सुनिए हम ऊपर का मिटा रहे हैं समझाने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चार्ज का पूरा नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो चार्ज का मतलब क्या होता है ना, चार्ज का मतलब होता है कि बिजनेस प्रॉफिट कमाए या लॉस अर्न करे, बिजनेस चाहे प्रॉफिट अर्न करे या फिर लॉस बियर करे, एनी हाउ वो सब खर्चा को देना ही पड़ेगा, वेदर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस, इट हैज़ टू बी पेड। मतलब सर एग्जाम्पल दीजिए ना सर, तब समझ में आएगा। पहले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, एप्रोप्रिएशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस जो होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये तभी देंगे जब फर्म प्रॉफिट कमाएगा। इट इज़ पेड
ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस में देने की ज़रूरत नहीं। सर एक एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर्स है। पार्टनर का नाम रखते हैं हम लोग जॉन, जानी, जनार्दन। 3 पार्टनर है, जॉन, जानी, जनार्दन, ठीक है। ये लोग पार्टनर्स था, ये लोग फर्म खोला है। मान लो फर्म का इन लोग का नाम है एडिफाई एंड एसोसिएट्स। क्या नाम है फर्म का? एडिफाई एंड एसोसिएट्स। और फर्म में ना ये लोग बहुत सारा लेबर को काम पे रखा, बहुत सारा लेबर्स को काम पे रखा, वर्कर्स लोग को। अब ऑब्वियस सा बात है, वर्कर्स को काम पे रखा है तो वर्कर्स लोग को क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा या वेजेस देना पड़ेगा। क्लियर? अब फर्म प्रॉफिट कमाई या नुकसान कमाई, इन लोगों को तो वेजेस या सैलरी देना ही पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब जो सैलरी वेजेस है वो क्या हो गया भाई साहब? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। याद रहेगा? चलिए अब इसी में और हम लोग एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं कि जनार्दन को भी ना काम आता था, जो काम वर्कर्स लोग कर रहे ना, जनार्दन भी उन लोग के साथ बैठ कर करके बिजनेस में क्या करता था? काम करता था। तो जनार्दन को भी सैलरी मिलेगा, जैसे ये लोग को मिला तो जनार्दन को भी सैलरी मिलेगा। ये पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में पहले से लिख दिए, ये लोग सब मिल कर करके मुआहिदा किया कि हाँ भाई तुम काम कर रहे हो तो तुमको भी सैलरी जैसे पार्टनर्स लोग को, सॉरी वर्कर्स लोग को मिलता है वैसे तुमको भी मिलेगा। फर्म का हो गया है घाटा, मतलब लॉस हो गया। लॉस का केस में इन लोग को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जनार्दन को कोई भी सैलरी नहीं देंगे। जनार्दन को सैलरी तभी देंगे जब फर्म क्या कमाएगा? प्रॉफिट। तो जनार्दन का जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएशन। उम्मीद करते हैं पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा एक ही एग्जाम्पल के साथ। भाई घर का लड़का है ना जनार्दन, घर का लड़का है, नुकसान हो रहा है तो उसको थोड़ा समझा सकते हैं कि देख भाई अभी माली हालत सही नहीं है, तेरे को सैलरी वगैरह नहीं देंगे, बाकी लोग को देंगे, तुम घर का आदमी है तुमको नहीं देंगे। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जो देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसको क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सर काम का बात बताइए, काम ही का बात बता रहे मैं भाई। चलिए आगे और एक चीज़ हम बता देते हैं कि आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आए हो, आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आए हो फाइनल अकाउंट में क्लास 11 में, वहाँ पे जितना भी एक्सपेंस होता था वो डेबिट साइड होता था कि नहीं, और जितना भी इनकम होता था वो क्रेडिट साइड होता था कि नहीं? सर क्यों होता था? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बचपन में हम लोग एकदम पढ़े थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये आप लोग गोल्डन रूल में पढ़े हो। तो इसलिए जितना भी इनकम है वो क्रेडिट, जितना भी एक्सपेंस है वो डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी एक्सपेंस आप लोग लिखते थे ना, वो रेंट हुआ करता था, वो इंटरेस्ट हुआ करता था, वो वेजेस सैलरी हुआ करता था, वो सैलरी एंड वेजेस हुआ करता था, और भी इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता था, जितना भी खर्चा था, कैरेज आउटवर्ड वगैरह, वो सब क्या था? वो सब चार्ज था। वो सब क्या था भाई साहब? मेरा चार्ज था। एप्रोप्रिएशन क्या होगा तब? तो अभी हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे बोलो? अभी हम लोग 12 में आ गए हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो यहाँ पर भी जितना एक्सपेंस है वो डेबिट होगा और जितना इनकम है वो क्रेडिट होगा यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे वही एक्सपेंस होगा जो कौन सा नेचर का होगा? एप्रोप्रिएशन नेचर का होगा। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलिए, समझ में आया? अब तक का अगर अच्छा लगता होगा, उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ हम डिटेल में बताए हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। यही मोटिवेशन है भाई हम लोग का, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। ठीक है? अच्छा लगे आप लोग साथ में जुड़िए, नहीं अच्छा लगे बोल दो कमेंट पे कि हाँ सर ये जगह में आपका गलती है, यहाँ हम लोग को समझ में नहीं आया, तो फ्यूचर में हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। रिकमेंडेशन लेकिन ज़रूरी है, आपको बोलना ज़रूरी है, फीडबैक देना ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को रिकमेंड ज़रूर करिए। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज और एप्रोप्रिएशन पढ़े। तो पीएल का जितना भी डेबिट में होगा वो क्या होगा? चार्ज नेचर का। देखो एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट, मतलब दिस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, वो कौन सा नेचर का है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक्सपेंसेस डेबिट टू दिस अकाउंट मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन, वो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन नेचर का होगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लिखने में, चला लो काम, इसी के लिए हम कलर चेंज कर लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस याद रखिएगा।
आप लोग जो पीएल अकाउंट बनाते थे उसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता था। ये वाला पॉइंट याद रखो, बहुत किसी को नहीं पता रहता है, इससे एमसीक्यूज बन सकता है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है, इसलिए हम आप लोग को लिखा दिए। याद करो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप लोग बनाते थे, क्या उसमें कहीं पर बीडी या सीडी रहता था? बीडी मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, सीडी होता है क्लोजिंग बैलेंस। नहीं सर, स्टार्ट तो हम लोग करते थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से और ख़त्म करते थे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस से, है ना। तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं रहता था। इस तरफ जीपी होता था, इधर अगर हुआ तो ग्रॉस लॉस हुआ, यहाँ नेट प्रॉफिट आता था, यहाँ नेट लॉस आता था। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं हुआ करता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग को जितना भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कहीं पे भी आप लोग को बीडीसीडी नज़र नहीं आएगा। पीएल अप्रो में कहीं पे भी बीडीसीडी नज़र नहीं आएगा। सॉरी। तो सर आप क्यों बोले जब बीडीसीडी नज़र नहीं आएगा तो क्यों बोले आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में ना बेटा दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक फिक्स मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से। सर वो क्या होता है फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड? कनेक्ट रहिए, टाइम मिलेगा तो उसका भी वीडियो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। फिक्स मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है। फिक्स मेथड से दो अकाउंट बनाना पड़ता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये आ सकता है पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो भी अकाउंट बनाने के लिए। क्लियर है? आगे बात करेंगे। इतना अभी धर के चलो कि पीएल अप्रोप्रिएशन में ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। गॉट इट? चलिए अब यहाँ पे देखो जगह नहीं है, थोड़ा नीचे हो गया, इसलिए हमसे फॉलोड और नॉट फॉलोड लिख दिया रेड पेन से। मैचिंग प्रिंसिपल पीएल अकाउंट में फॉलो होता है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। सब मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? हर रेवेन्यू का एक एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हर डेबिट का एक क्रेडिट। यहाँ पे भी होता है लेकिन फॉलो उतना नहीं किया जाता, हर डेबिट का एक क्रेडिट। क्लियर? क्योंकि यहाँ बंटवारा कर रहे, ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट होके आ चुका है, यहाँ से बांट रहे। समझ में आया? तो इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग रिकॉर्ड करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए बोर्ड में हम कुछ लिखे हैं, उन लिखने से पहले आप लोग को बताने से पहले एक चीज़ को और रिकैप करा देते जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि एग्रीमेंट मतलब डीड जिसको बोलते हैं अगर रिटन फॉर्म में, अगर वो एब्सेंट है तो क्या क्या प्रोविज़न होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आप लोग देख चुके हो, अगर एब्सेंट है एग्रीमेंट, अगर एब्सेंट है तो क्या प्रोविज़न था? तो प्रोविज़न यही बोलता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स लोग को, ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, कोई भी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स लोग को सैलरी या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ दो चीज़ होगा, क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग के बीच में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। क्लियर है? और आपका क्या हो जाएगा सर? लोन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6% पर एनम। याद आया? लास्ट क्लास में ये चीज़ बताए थे, नहीं देखे हो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे फर्स्ट क्लास का, उसको पहले देख लेना, ठीक है? या फिर आई बटन में भी आप लोग नज़र आता होगा, उसको पहले देख लेना तभी यहाँ पे आना। यहाँ रिकैप हो गया। आप लोग को बोर्ड में कुछ लिखे हम, रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसको समझा देते। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? देखो ये फर्म है XYZ एसोसिएट्स, ये फर्म है, और आप अकाउंट्स बनाओगे पीएल अप्रोप्रिएशन तो खुद को फर्म समझ करके बनाओगे। और ये लोग इसका क्या है? ओनर है, जिसको पार्टनर्स बोलते हैं हम लोग, है ना। तो पार्टनर्स लोग बिजनेस में पैसा लगाता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, बदले में इंटरेस्ट इन लोग लेता है, तो फर्म का खर्चा, ये सब चीज़ लास्ट क्लास में बताए थे। फर्म से अगर ये लोग पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है ना। अब निकाला है तो वापस देगा तो इंटरेस्ट के साथ देगा ना, वापस देगा तो इंटरेस्ट के साथ देगा, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। अब इसका कितना रेट होगा? 10% होगा, 12% होगा, 15% इंटरेस्ट के साथ देगा। मान लें एक्स निकाला 1 लाख रुपये, ये निकाला 2 लाख, ये निकाला 3 लाख। इंटरेस्ट का रेट मान लो 10% है तो ये 1,10,000 वापस करेगा, ये 2,20,000 वापस करेगा, और ये 3,30,000 वापस करेगा। अगर रेट कितना है? 10%। और अगर रेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर रेट नहीं दिया हुआ
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ही नहीं, मतलब एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट मानेंगे कि एब्सेंट था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ दो ही चीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और लोन का रेट कितना हो जाता है 6%। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो क्वेश्चन में आप लोग को अगर ड्राइंग्स का रहेगा करने का तो ड्राइंग्स का रेट हमेशा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। चलिए, तो ये फर्म के लिए इनकम हुआ ना, ड्राइंग्स का पैसा जो मिल रहा फर्म को ओनर लोग से, मतलब पार्टनर्स लोग से, तो फर्म के लिए इनकम हुआ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए अब, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स, केस 1, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में डेट कब ये लोग निकाला है ये दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वो डेटा के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए ना सर, एग्जाम्पल कर करके आप लोग को बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये फर्म है, फर्म का 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। एक्स फर्म से निकाला है 1 लाख रुपया, वाई निकाला है फर्म से 2 लाख रुपया और जेड फर्म से निकाला है 3 लाख रुपीज़। क्लियर है। रेट आप लोग को दिया हुआ है, मान लीजिए 10%, रेट कितना है 10% पर एनम रेट है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 10% रेट है। अब देखो ये जो निकाला है ना, मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर जो है, अकाउंटिंग ईयर मतलब जो फर्म अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ना, वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक का कर रहा है। कब कर रहा है? अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, मतलब मार्च में बुक क्लोज होता है, ठीक है। एक्स जो निकाला है फर्म का, ड्राइंग्स जो निकाला है वो कब किया है? मान लो 1 अप्रैल को किया, ठीक है। वाई जो पैसा निकाला है वो मान लो 1 अक्टूबर को निकाला है, ठीक है। और जेड जो निकाला है वो 1 मार्च को निकाला। कब निकाला है? 1 मार्च को, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालेंगे, देख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। ये एक्स वाई जेड, एक्स पूरा साल भर में कितना निकाला है? तो 1 लाख रुपया निकाला है, तो इंटरेस्ट वो वही 1 लाख के ऊपर देगा ना। 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? तो 10% इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। अब कब निकाला है वो देखो, अप्रैल में, अप्रैल मतलब शुरुआत में ही निकाला, तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट देगा। तो 1 लाख का पूरा साल भर का इंटरेस्ट 10% कितना हो गया? 10,000। ये फर्म को वापस करेगा एक्स। नेक्स्ट वाई, वाई कितना निकाला है? तो 2 लाख रुपया फर्म से निकाला है, वो रेट कितना है? 10%। कब निकाला है भाई? वो 1 अक्टूबर को निकाला है, तो वो इंटरेस्ट कितना महीना का देगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीना का। तो ये यहाँ पे करेंगे 6/12, तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का आधा 10,000, ये भी वापस करेगा। क्लियर है। जेड कितना निकाला है? तो जेड निकाला है सर 3 लाख रुपीज़। कितना निकाला है? रेट कितना है? ड्राइंग्स का क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, यही नहीं दिया हुआ रहेगा, ये करने का ज़रूरत ही नहीं, ये दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ करने का ज़रूरत नहीं। 10% कब निकाला है? ये 1 मार्च को, मतलब आखिरी महीना, 1 महीना पहले 1 मार्च को, तो 1 महीना का इंटरेस्ट देगा। 1 महीना का इंटरेस्ट मतलब 1/12, तो 3 लाख का 10% आपका हुआ 30,000, 30,000 डिवाइड बाई 12, 2,500 रुपया ये इंटरेस्ट देगा फर्म को। आया समझ में? मतलब डेटा दिया हुआ था, डेट ऑफ ड्राइंग्स कब कब निकाला है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग कैसे किए? जैसे डेटा दिया हुआ था वैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिए। बोलिए समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए 1 मिनट। हाँ रख देना वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, केस 2। केस 2 क्या है? इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, ये नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? कि ड्राइंग्स कब हुआ है? पार्टनर्स के बीच में, चाहे एक पार्टनर हो या सभी पार्टनर निकालो। एक पार्टनर निकाला होगा तो एक पार्टनर, सभी मिल करके निकाला तो ऑल पार्टनर्स। जैसा डेटा दिया हुआ एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ था, तीनों का निकाला। सिर्फ एक्स और वाई निकालता, जेड नहीं निकालता, तो जेड को इंटरेस्ट भी देने का ज़रूरत नहीं है, नहीं निकालेंगे उसका कैलकुलेशन। आया बात समझ में? तो हम लोग क्या मानेंगे? अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर मान करके चलेंगे। मान लेंगे, ये लॉ खुद बोला है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट खुद बोला, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे वो लोग कब निकाला है? साल के बीच में। जैसे एग्जाम्पल सर वही क्वेश्चन को लीजिए, फर्म है ये एक्स वाई जेड का, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स निकाला है 1 लाख, ये निकाला है 2 लाख, ये निकाला है 3 लाख। क्लियर? रेट कितना है?
रेट दिया हुआ 10%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 10% पर एनम ड्राइंग्स का, ठीक है, 10% ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ। अब देखो कब निकाला ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, जैसे इससे पहले दिया हुआ था ना, ये अप्रैल में निकाला था, ये अक्टूबर में निकाला था, ये 1 मार्च को निकाला था, यहाँ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स वाई जेड का। देखो फॉर्मूला क्या बोला इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाल लें एक्स का, तो टोटल ड्राइंग से लोग ड्राइंग्स कितना किया, एक्स किया है 1 लाख, वाई कितना किया 2 लाख, ये कितना किया 3 लाख, इंटू क्या, रेट दिया हुआ रहेगा हमेशा, रेट कितना है 10%। अब मिडिल ऑफ द ईयर बोल मान लिया हम लोग, मिडिल ऑफ द ईयर में क्या करिएगा 6/12 कर दीजिएगा, इधर भी 6/12, इधर भी 6/12 और इसका भी 6/12। तो ये 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का आधा 5,000, 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का आधा 10,000, 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 का आधा 15,000। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नंबर केस 2 भी, मतलब अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ रहेगा ना सर, तो हम लोग मान लेंगे कि वो ड्राइंग्स कब किया है, साल के बीच में, मिडिल ऑफ द मंथ ईयर में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखते हैं। इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर, एक पार्टनर हो या सभी पार्टनर हो, कब किया है, एट द बिगिनिंग, ये अंडरलाइन करिएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, महीना को भी अंडरलाइन करिए, बॉक्स बना लोगे, और बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही, महीना का एकदम शुरुआत में, जैसे अप्रैल से लेकर के मार्च तक का हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेकर के चल लेना, अकाउंटिंग ईयर, तो अप्रैल का 1 तारीख को निकाला, अप्रैल के बाद मई का पहला 1 तारीख को निकाला, जून में 1 को निकाला, जुलाई में, मतलब हर महीना का 1 तारीख को ये लोग क्या कर रहा है, पार्टनर लोग कुछ पैसा निकाल रहा है। क्लियर है, एग्जाम्पल लीजिए सर, इस बार वही एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम्पल्स को। फॉर्म है, फॉर्म का 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। एक्स निकाला है 200 रुपया पर मंथ, वाई निकाला है 500 पर मंथ, और जेड निकाला है 1000 पर मंथ। कब निकालना है ये क्वेश्चन में लिख देगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब से क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में ये सब चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, बिगिनिंग है, एंड है, ये सब चीज़ को ध्यान देंगे। क्लियर है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में ये लोग हर महीना 200 रुपये निकाल रहा है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड। पहला क्या लिखा हुआ देखिए, टोटल ड्राइंग्स हम लोग निकालना है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना किया, गौर से समझिएगा यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स एक्स देखो 200 रुपया कर करके पूरा 12 महीना निकालेगा कि नहीं निकालेगा, हर महीना 1 तारीख को निकाल रहा है, तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो टोटल ड्राइंग्स का कितना हो गया 2400 रुपया। वाई का भी निकालते हैं 500 कर करके 12 महीना, और जेड कितना कर रहा है 1000 इंटू 12। टोटल ड्राइंग्स इन लोग का देखो कहाँ गया, ये टोटल ड्राइंग्स इन लोग का निकल गया। उसके बाद हम लोग रेट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10%, ये 10 भी दिया हुआ रह सकता है, 12 भी, 8, कोई इसका रूल नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। रेट कर दिए। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे 6.5/12, क्या करेंगे 6.5/12 इंटू 6.5/12 इंटू 6.5/12, तो x का कितना आएगा, कैलकुलेटर उठाइए, 200 इंटू 12, 2400 इंटू 10% इंटू 6.5/12, तो x का आया आपका 130, x का कितना आया है, x का आया है 130। y का करिए 500 इंटू 12, 6000 इंटू 10% इंटू 6.5/12, तो इनका आया है 325, कितना आया 325। z का भी निकाल लो, 1000 इंटू 12, 12000 इंटू 10% इंटू 6.5/12, इनका आया है 650, कितना आया है 650। बोलो क्लियर है सर, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग 6.5/12 कर देंगे। क्लियर है, चलिए सर ये आ रहा कहाँ से सर, 6.56 कहाँ से आ रहा है,
टेंशन मत लो, अभी आप लोग इतना खाली याद करो। आप लोग, हमको पता है वेस्ट बंगाल का जितना भी स्टूडेंट जहाँ पे भी पढ़ता होगा, आप लोग को टीचर सिर्फ इतना ही बताया होगा कि बेटा अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो आप 6.5 कर दीजिएगा, एंड ऑफ द मंथ है तो उसकी जगह में क्या करिएगा 5.5 करिएगा। ये आप लोग को सिर्फ रटाया गया। कहाँ से आया ये 6.5, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है 5.5, ये अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो आपको 1 घंटा का क्लास लग जाएगा ये कैलकुलेशन से समझाने में। यहाँ पे शॉर्टकट है, ये बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं समझो कि ये अचानक से आ गया 6.5 या 5.5, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। वो कहानी कैसे पता चलेगा सर, हम लोग तो टीचर नहीं बताएंगे। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना अभी, ठीक है, हम बताएंगे, कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे। चलिए आगे, केस 3 के बाद केस 4। और अगर कोई आप लोग को बता रहा है तो वो बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है। होते हैं कुछ अच्छे टीचर भी होते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी टीचर ठीक है। आप लोग हमको कमेंट करके बताना कि आप लोग जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, देखो टीचर सब अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को इसके पीछे का कहानी बताया गया है कि नहीं, ये 6.5 कहाँ से आया और 5.5 कहाँ से आया। अगर बताया गया ठीक है, नहीं बताया गया तो आप लोग क्यों नहीं पूछे क्वेश्चन। ये टीचर से पूछना चाहिए था ना कि सर आप जो बोल रहे 6.5 है तो ये कहाँ से आया। कहीं ना कहीं गलती आपका भी है बाबू, ये एक्सेप्ट करिए। आप लोग सवाल नहीं करते हो, डरते हो टीचर से, या शर्म करते हो कि लोग क्या बोलेगा। अरे क्या बोलेगा, हम सीखने आए हैं, अभी हम कोरा कागज़ है, हम पूछेंगे, हम इसी के लिए तो पैसा दे रहे, हम इसी के लिए तो कोचिंग आ रहे, इसी के लिए तो टाइम लगा रहे। तो अगर नहीं पूछोगे तो फंसोगे, पूछो ज़रूर। समझ में आया। चलिए अब आते हैं, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर्स एट द एंड, अगर एंड होगा, जैसे क्या बोले यहाँ पे, ये लोग हर महीना पैसा निकाला है, सेम अमाउंट निकाला है, ये एक्स निकाला 200, वाई निकाला 500, जेड निकाला 1000, बस यहाँ बिगिनिंग की जगह क्या लिखा रहेगा एंड, मतलब हर महीना का आखिरी में। अप्रैल 30 का होता है ना, फिर अप्रैल 30 तारीख को निकाला, मई 31 को निकाला, जुलाई 30 को निकाला, जून, ऐसे करके हर महीना का आखिरी में, मार्च 31 को निकाला लास्ट में। टोटल निकाला कितना, 12 महीना है तो 12 महीना निकाला होगा। ड्राइंग सेम होगा, रेट भी क्या होगा सेम, रेट भी क्या होगा 10%। बस ये 6.5 की जगह क्या हो जाएगा 5.5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5.5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5.5। तो अब करिए कितना आ रहा है इन लोग का, 200 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 5.5/12, तो इनका आ रहा है 110। कितना आ रहा है 110। इसका देखते हैं, इनका है 275 और इसका आया है 550। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आप लोग को। केस 4 भी एंड ऑफ मंथ रहेगा तो 5.5। अब आते हैं हम लोग आगे, क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। उतार लेना बाबू लोग सब, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं उतारो तो पीछे जा कर के उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर्स, बिगनिंग, यहाँ पे फिर आया सर बिगनिंग, बस यहाँ मंथ की जगह क्या हो गया क्वार्टर। अब आप लोग हमको बताओ कमेंट करके, पहले रोको वीडियो, कसम है तुम लोग को, ठीक है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है बोलो। है बहुत सारे सर, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग 12 में आ गए, एक साल में कितना क्वार्टर होता है। अरे है, कुछ स्टूडेंट कमज़ोर भी होते हैं, कोई बात नहीं है, शर्म का बात नहीं है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है कमेंट में बताइए बाबू लोग। तो एक साल में आप लोग का सर 4 क्वार्टर होता है। कितना क्वार्टर होता है 4 क्वार्टर। याद करो, हम लोग पावरोटी लेते हैं ना, पावरोटी ब्रेड, तो BSB रोटी होता है, उसको 4 हिस्सा में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं 4 हिस्सा में इक्वल। उसमें हम लोग 3 स्लाइस कर करके अमूल मक्खन लगाते हैं ना। चलिए ठीक है सर, भूख लग गई अब हम लोग को। इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एग्जाम्पल लो, अप्रैल से लेकर करके मई मार्च तक का ये लोग का फर्म, ये फर्म है, इसका पार्टनर्स है X Y Z, ठीक है। 3 पार्टनर से X Y Z, ये लोग बिजनेस से पैसा निकाला है, जिसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ये निकाला 1000 रुपया पर क्वार्टर, ये निकाला है 2000 पर क्वार्टर, और ये निकाला है 3000 पर क्वार्टर। अब पर क्वार्टर निकाला मतलब एक बार साल में कितना बार निकाला, 4 बार, क्योंकि क्वार्टर कितना होता है 4। अब वो 4 क्वार्टर है क्या, दीजिए, पहला अप्रैल मई जून,
एक क्वार्टर कितना महीना, देखो 4 क्वार्टर है, 12 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो एक क्वार्टर में 3 महीना आएगा। कितना महीना आएगा? 3 महीना आएगा। तो पहला क्वार्टर हुआ आपका अप्रैल मई जून तक का, अप्रैल से लेकर के जून तक का। फिर दूसरा क्वार्टर होगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से लेकर के सितंबर। फिर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर। और लास्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी से लेकर के मार्च। ये 4 क्वार्टर आप लोग का होने वाला है, अप्रैल से मार्च है तो ठीक है। ये लोग हर क्वार्टर मतलब 4 बार करके 1000 कर करके निकाला है, 2000 करके 4 बार वाई निकाला है, 3000 करके 4 बार जेड निकाला है। कब निकाला है? क्वेश्चन में दे दिया बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये दे दिया बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और रेट आप लोग को दिया हुआ कितना? 10% क्वेश्चन में, ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को निकाला एक्स 1000 रुपया, वाई निकाला है 2000 रुपया और जेड निकाला 3000। कब? 1 अप्रैल को। फिर जुलाई का 1 तारीख को एक्स फिर निकाला 1000 रुपया, वाई निकाला 2000, जेड निकाला 3000। फिर 1 अक्टूबर को ये 1000 निकाले, ये 2000, ये 3000। फिर 1 जनवरी को ये लोग निकाले, इसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स का इंटरेस्ट ऑन, हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स वाई जेड। एक्स कितना निकाला है? तो 1000 कर करके 4 बार निकाला है, तो टोटल ड्राइंग 60 बार में कितना किया? 4000। ये कितना बार किया है? 2000 करके 4 बार। ये कितना किया है? 3000 करके 4 बार। देख लो पहले, ठीक है। बिगनिंग पहले टोटल ड्राइंग्स निकाले, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे रेट। रेट कितना है सर? 10%, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर आपको नजर आए बिगनिंग, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या रख दीजिएगा? 7.5/12। क्या कर दीजिएगा? 7.5/12, 7.5/12, 7.5/12। तो एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है? कैलकुलेट कर करके कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। तो 4000 का 10%, 400 इंटू 7.5/12, या 250 एक्स का। वाई का कितना होगा? इनका आया 500, और ये भाई साहब का 750 आएगा। देखो तो एक बार, सर 750 समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? लाइक कर दो जल्दी सा। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अगर यही बोलेगा बिगनिंग की जगह एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला, कब निकाला भाई साहब? एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर खत्म कब हो रहा? जून, मतलब 30 जून को निकाला होगा, फिर 30 सितंबर को निकाला होगा, फिर 31 दिसंबर को निकाला होगा और 31 मार्च को निकाला होगा। मतलब क्वार्टर का आखिरी तारीख को निकाल अगर ये लोग ड्राइंग्स, तो सेम करिएगा। बस यहाँ 7.5 की जगह क्या हो जाएगा? 7.5 की जगह क्या हो जाएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर में? 4.5/12, 4.5/12, 4.5/12। तो निकाल करके बताइए कितना हो रहा है। इसका आया सर 150। ये भाई सबका कितना आया देखिए, इसका आया सर 300 और ये आया सर 450। ठीक है, समझ में आया सर? एंड ऑफ ईच क्वार्टर केस 4, 5 और 6 भी हो गया। लास्ट, इफ ड्राइंग्स आर मेड, कोई भी पार्टनर्स एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ रहे या क्वार्टर, यहाँ पे दोनों ही है। अगर मिडिल रहेगा, मिडिल चाहे वो मंथ रहे या क्वार्टर रहे, मिडिल मतलब ही हम लोग 6/12 ले लेंगे, याद रहेगा। मतलब अप्रैल से जून के बीच में जब मिड है वहाँ निकालोगे एकदम बीचे बीच में, इसका भी बीचे बीच में निकालोगे, इसका भी बीचे बीच में और इसका भी बीचे बीच में। उसी तरह हर महीना अगर निकाला तो जनवरी अप्रैल 15 में निकाला होगा, फिर मई 15 में निकाला होगा, मतलब हर महीना का मिड में निकालना है। तो मिड रहेगा तो हम लोग 6/12 कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा? उतारिए यहाँ तक का। ठीक है, अभी हम लोग PLR प्रिपरेशन का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में जनरल एंट्रीज वगैरह भी आज ही समझा कर करके वीडियो को रैप अप करेंगे। क्लियर है? चलिए उतारिए। अच्छा सुनो, यहाँ तक आप लोग अगर उतार लिए हो
तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, उतना आप लोग भी देखोगे ना, थक जाओगे। पहले ही देखोगे आप लोग वीडियो में कि 1 घंटा है, बाप रे बाप, नहीं देखेंगे हम लोग, स्किप। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इंटरेस्ट इन ड्राइंग का रखते हैं। आप लोग को समझ में आया है, हमको ज़रूर बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा से समझ में आया, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का इसका फॉर्मेट बता दें। फॉर्मेट के बाद जनरल एंट्रीज भी बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको हम अलग पार्ट बना दे रहे हैं। इसके बाद जस्ट वो वीडियो आएगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों तक का शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए कि हाँ सर, क्योंकि देखो मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, गला मेरा ख़राब है, पूरा पसीना से हम भीग गए हैं, लेकिन आप लोग के लिए मेहनत जारी है ताकि आप लोग का रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग पता है कि सिलेबस पूरा चेंज हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से लेकर करके अब आप लोग का MCQs हो गया। तो MCQs को आसान मत समझिए, MCQs के लिए आपको बुक का कोना कोना पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके आप स्कोर करोगे। और स्कोर आपका 3rd सेमेस्टर को बहुत टारगेट करो 40 आउट ऑफ 40 का, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर में MCQs है। यहाँ पे अगर आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर दिए MCQs, तो 4th सेमेस्टर में आप लोग को थोड़ा सा क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा कि हाँ हमारा 40 में 40 है, एक आपका मतलब जो मोटिवेशन रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आपका रिजल्ट को इंक्रीज़ करने में ये सेमेस्टर बहुत हेल्प करेगा आपका रिजल्ट। अगर आप 40 में 30 भी ला रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि 4th सेमेस्टर में अगर तुम 3rd सेमेस्टर में 30 ला रहे हो 40 में MCQs में, तो डिस्क्रिप्टिव में तो ऑब्वियस बात है उससे कम ही आएगा आप लोग का। ऊपर से हम लोग का MCQs का टारगेट बनाते बनाते हम लोग क्या करते हैं, हाथ का हम लोग का चल रहा नहीं है, हर चीज़ फ़ोटो ले ले रहे हैं हम लोग, बाद में लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, मोबाइल में रख लेते हैं, क्वेश्चंस को नहीं उतार रहे, तो इससे हाथ स्लो जा रहा है। आप लोग गौर किए होंगे 2nd सेमेस्टर जो बच्चा एग्जाम दिया होगा उन लोग का पेपर टाइम पे अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि पूरा 1 साल बाद आप लोग एग्जाम लिखने वाला दे रहे हो, आदत है नहीं प्रैक्टिस करने का। दूसरा चीज़ है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, ऊपर से ये छुट्टी वो छुट्टी, यहाँ स्कूल बंद, वहाँ कोचिंग बंद, ये हो रहा है, कभी वो फेस्टिवल आ रहा है, दुर्गा पूजा है, ईद वगैरह, यही सब में हम लोग परेशान हैं। तो पढ़ेगा कौन ये सब चीज़ में? तो पढ़ना अब आप लोग को जैसा सिलेबस हो गया ना, उसको आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जितना थ्योरीज वगैरह हम आप लोग को बताएं डीप में, ये PL एप्रोप्रिएशन में पुराना सिलेबस में 4 मार्क का प्रैक्टिकल कंपलसरी था, थ्योरी नहीं आता था, तो टीचर लोग उतना थ्योरी पढ़ाते थे नहीं, लेकिन अभी आप लोग को थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने में एक चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। तो सिलेबस देखोगे तो बड़ा हो गया, जो चीज़ छोड़ दिया जाता था अब छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक चीज़ को ले करके चलना पड़ेगा। तो इसी के लिए मेरे भाई मेरे बहन लोग जो भी हो, आप लोग मेहनत एकदम जी तोड़ करके करिए। बाकी कोई भी चीज़ का आपको परेशानी हो, आप वेदर मेरे पास पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, कहीं पे भी आप पढ़ते हो, वेस्ट बंगाल में कहीं भी रहते हो, हमको नीचे नंबर आपको दिया हुआ है, आप फ्रीली हमको टेक्स्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा सर आप ये बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे जैसे फ्री होंगे हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, प्यार देते रहो, बाकी प्यार हम भी देते रहेंगे आप लोग को। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और दोस्तों तक का मेहरबानी करके पर्सनली टेक्स्ट कर करके उन लोग को सेंड करो, दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली को। 10 का बच्चा अगर पास आउट हो रहा है, अभी माध्यमिक दिया, उन लोग को भी दो, ताकि उन लोग तक का भी हम लोग आगे वीडियोज़ लाएंगे। आप लोग का BA आर्ट्स के स्टूडेंट है, उन लोग को भी दो, क्योंकि BCom में आप लोग का कुछ सब्जेक्ट सेम है, कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का, तो इन लोग को भी दो, ताकि आगे चल करके जब हम वो सब वीडियो बनाएं तो उन लोग को भी हेल्प हो सके। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है, और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताना है वीडियो के नीचे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आप लोग को। इसी के साथ बाय बाय।